नमस्कार दोस्तों, प्रोग्रेसिव क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोग यूपीपीसीएस प्रीवियस ईयर सीरीज को डिस्कस कर रहे थे। उसी सीरीज में आज हम वर्ष 2018 में आए क्वेश्चंस को डिटेल में करेंगे। अगर आप वर्ष 2022, 2021, 2020 एवं 2019 के डिस्कशंस को नहीं देखे हैं तो आप उसे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के थ्रू जाकर देख सकते हैं। हमारा डिस्कशन थोड़ा लंबा हो सकता है क्योंकि प्रत्येक क्वेश्चंस को डिटेल्स में सारे डायमेंशंस के साथ कवर किया जाता है, तो आप अंत तक बने रहें। पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन स्थानों में मध्यपाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं? तो बागौर में मिलते हैं। बागौर राजस्थान में है और बागौर के साथ साथ मध्य प्रदेश के आदमगढ़ में मध्यपाषाण के पशुपालन के प्राचीनतम प्रमाण मिलते हैं। मध्यपाषाण काल में प्रयुक्त होने वाले जो उपकरण थे वो बहुत छोटे थे, इसलिए उन्हें माइक्रोलिथ कहा जाता था। माइक्रोलिथ का भी काल कहा जाता था। इस काल में मानव के अस्थिपंजर का सबसे पहला जो अवशेष मिला था वो प्रतापगढ़ में मिला था, मानव का अस्थिपंजर। और प्रतापगढ़ के नाहर राय और महदहा, इन दो जगहों पर मानव के अस्थिपंजर के अवशेष मिले थे जो कि यूपी में स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सिंधु सभ्यता से संबंधित कौन से केंद्र उत्तर प्रदेश में स्थित हैं? दे रखा है कालीबंगा, लोथल, आलमगीरपुर और हुलास दे रखा है। तो देखते हैं। कालीबंगा जो है यह राजस्थान में स्थित है और राजस्थान के गंगानगर डिस्ट्रिक्ट में है। लोथल जो है वो गुजरात में है और गुजरात के अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट में है यह। आलमगीरपुर जो है वह मेरठ में है और हुलास जो है वो है सहारनपुर ज़िले में। तो मेरठ भी यूपी में है और सहारनपुर भी यूपी में है। तो इस तरह आलमगीरपुर और हुलास यूपी के क्षेत्र में है, तो 3 और 4 होगा। आलमगीरपुर जो मेरठ में है वह हिंडन नदी के तट पर स्थित है और इसकी जो खोज थी 1958 में भारत सेवक समाज ने किया था और इसका उत्खनन का जो शुरुआत किया था, उत्खनन कार्य यज्ञदत्त शर्मा ने किया था। किसने? यज्ञदत्त शर्मा ने इसका उत्खनन कार्य किया था। और ये जो हुलास है वह सहारनपुर में है, मैंने बता ही दिया। तो इन सबको भी आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शुक्ल यजुर्वेद की संहिता है? शुक्ल यजुर्वेद की संहिता है कौन सा? तो देखते हैं। बात सनई जो है वह शुक्ल यजुर्वेद की संहिता है। यजुर्वेद जो है एक कर्मकांडीय वेद है। इसमें विभिन्न यज्ञों से संबंधित अनुष्ठान विधियों का उल्लेख है और यजुर्वेद में गद्य और पद्य दोनों में रचनाएं हुई हैं और इसमें टोटल जो है 40 अध्याय वर्णित हैं और इसके साथ ही 1990 मंत्र इसमें संकलित है। यजुर्वेद के कर्मकांडों को संपन्न कराने वाले पुरोहितों को जो करवाते थे संपन्न, उन पुरोहितों को क्या कहा जाता था? अधर्व्यू का इनको कहा जाता था। और यजुर्वेद की 2 शाखाएं थी, एक था शुक्ल यजुर्वेद और एक कृष्ण यजुर्वेद था और शुक्ल यजुर्वेद को ही बात सनई संहिता कहा जाता था। तो आप ये देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाथी गुफा का अभिलेख किस शासक के विषय में जानकारी का स्रोत है? तो वो है खारवेल। हाथी गुफा अभिलेख जो है उड़ीसा में है और उड़ीसा के भुवनेश्वर डिस्ट्रिक्ट में है और भुवनेश्वर के ही 4 से 5 किलोमीटर दूरी पर उदयगिरी पहाड़ी है और इसी पर यह जो अभिलेख है यह स्थित है। यह जो अभिलेख है खारवेल के इतिहास को जानने का एकमात्र स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। दक्षिण भारत के समुद्रगुप्त के समकालीन नरेश दे रखा है और उनके राज्य दे रखे हैं। तो देखते हैं। धनंजय का जो राज्य था वह कुस्तलपुर था, तो A का 3 हो जाएगा। नील राज्य जो था वो अबमुक्त था उनका राज्य, तो B का 1 हो जाएगा। उग्रसेन का जो राज्य था पालक्का था, C का 4 था और विष्णुगोपा का कांची था। तो इस तरह आप मिला सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो है सही आंसर होगा। ए का 3, बी का 1, सी का 4 और डी का 2।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पुष्यमित्र शुंग द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ किए जाने के बारे में जानकारी किस अभिलेख से मिलती है? तो अयोध्या अभिलेख से यह मिलती है जानकारी। इस अभिलेख से पता चलता है कि पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए और इसे संपन्न कराने के लिए का जो श्रेय है उस पतंजलि को दिया जाता है। और ये जो पुष्यमित्र संघ की जो राजधानी थी शुंग वंश की, वो थी पाटलिपुत्रा। ये भी आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये दे रखा स्टेटमेंट और रीजन दे रखा है। स्टेटमेंट है, भारत पर तुर्की आक्रमण सफल हुए, उत्तर भारत में राजनीतिक एकता नहीं थी। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट सही है। देख लेते हैं इसका डिस्क्रिप्शन। अरबों के पश्चात तुर्कों ने भारत पर आक्रमण किया था। भारत पर आक्रमण करने वाला जो प्रथम सुल्तान था वो मोहम्मद बिन कासिम था। मोहम्मद बिन कासिम। और यह एक अरबी आक्रमणकारी था। यह एक अरबी आक्रमणकारी था। जबकि भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम तुर्की मुसलमान सुबुक्तगीन था। सुबुक्तगीन की मृत्यु के उपरांत उसके पुत्र महमूद गजनवी ने भारत पर कुल 17 बार आक्रमण किया था। तो इसको आप देख सकते हैं। और ये भारत में राजनीतिक एकता के अभाव में तुर्की आक्रमण काफ़ी सफल हुए थे। तो दोनों ही स्टेटमेंट जो हैं वो सही होते हैं और उसका रीजन भी वो सही बता रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्न मंदिरों को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दी गई कोटों को उससे सही उत्तर दीजिए। तो ये कब बनाया गया था इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो देख लेते हैं। बृहदेश्वर मंदिर जो है वो उसका जो निर्माण हुआ था 1004 से लेकर के 1009 ईस्वी के बीच में हुआ था। और गंगईचोलपुरम का जो निर्माण हुआ था वो 1012 से लेकर के 1044 ईस्वी के बीच में हुआ था। महाबलीपुरम मंदिर का जो निर्माण हुआ था वो है 674 से लेकर के 674 से 800 ईस्वी में हुआ था। और सप्त पैगोड़ा का जो पैगोड़ा जो बना था वो 640 से लेकर के 674 ईस्वी के बीच में बना था। तो आप इसे सजा सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। पहला 4, फिर 3, फिर 1 और फिर 2। इसमें और हम देख लेते हैं। जो सप्त पैगोड़ा जो बनाया था वो नरसिंह वर्मन प्रथम ने बनाया था। इसे सप्त पैगोड़ा को नरसिंह वर्मन प्रथम। महाबलीपुरम को जो बनाया था वो नरसिंह वर्मन द्वितीय ने बनाया था। नरसिंह वर्मन सेकंड ने बनवाया था। गंगईचोलपुरम का जो निर्माण किया था वो राजेंद्र चोल ने किया था। काफ़ी फेमस है राजेंद्र चोल। और बृहदेश्वर मंदिर का जो निर्माण किया था वो राजराज चोल ने किया था। राजराज चोल ने। तो इनको भी आप देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्न में से कौन सी संस्था विदेशी व्यापार से संबंधित है? तो विदेशी व्यापार से जो संबंधित संस्था है वो नानादेशी और मानीग्राम दोनों ही है। यह जो है दक्षिण भारत में प्रचलित एक विदेशी व्यापार से संबंधित है। और आयोग ने इसका आंसर दोनों ही दिया था, नानदेशी और मानीग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो मिला लेते हैं। अदाना मस्जिद जो है वो मांडू में नहीं है, यह पश्चिम बंगाल में है। कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। और लाल दरवाज़ा मंदिर जयपुर में जौनपुर में है। दाखिल दरवाज़ा जो है गौड़ में है। और 3 दरवाज़ा जो है अहमदाबाद में है। अदीना मस्जिद का जो निर्माण किया था वो सिकंदर शाह के काल में हुआ था। इसका जो निर्माण हुआ था वो सिकंदर शाह और ये 1360 के आसपास हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। स्टेटमेंट और रीजन दे रखा है। स्टेटमेंट है, मध्यकाल में संगीत पर संस्कृत में लिखी गई अनेक पुस्तकों का फारसी में अनुवाद किया गया। रीजन इसका दे रखा है, आरंभिक चिश्ती सूफी संत संगीत सभाओं जिन्हें समा कहा जाता था के शौकीन थे। तो स्टेटमेंट भी सही और रीजन भी सही है, लेकिन इसका जो व्याख्या है वो सही नहीं कर रहा है। तो जो व्याख्या सही नहीं करता वो उसका जो आंसर होता है बी होता है। हम लोग इसका डिटेल देख लेते हैं। मध्यकाल में संगीत पर संस्कृत में लिखी गई अनेक पुस्तकों का फारसी में अनुवाद हुआ। इस काल में फिरोज शाह तुगलक से लेकर के जहांगीर और शाहजहां के काल में अनेक पुस्तकों का अनुवाद हुआ। आरंभिक चिश्ती संत संगीत के समर्थक थे तथा संगीत को ईश्वर तक पहुंचाने का माध्यम मानते थे। तो इसको आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं के बारे में पूछ रहा है। तो देखते हैं।
देवगिरी का जो रियासत का जो शासक था वो शंकर देव था, ये सही दे रखा है। वारंगल का जो शासक था वो रामचंद्र देव नहीं था, बल्कि यह प्रताप रुद्रदेव था। प्रताप रुद्रदेव। तो इस तरह आंसर जो है बी हो जाएगा। और होयसल का जो शासक था वो वीर बल्लाल था, और मदुरा का जो था वीर पांड्या था। तो यह बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ध्रुवदास भगवत नाम बाली, बिल्कुल सही है। नाभादास जो है भक्तमाल लिखा था, ठीक है। रसखान ने रसिक प्रिया नहीं बल्कि इन्होंने जो लिखा था, रसखान ने प्रेम वाटिका लिखा था। रसिक प्रिया नहीं बल्कि प्रेम वाटिका लिखा था इन्होंने। तो आंसर नंबर सी हो जिसका सही हो जाएगा। और उस्मान ने चित्रावली लिखा था, ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मध्यकालीन भारत के ऐतिहासिक स्रोतों में चकला शब्द का प्रयोग हुआ था। यह चकला है। चकला शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ था? तो चकला शब्द का प्रयोग जो हुआ था, सूबा और परगना के बीच की क्षेत्रीय इकाई था यह, लेकिन सरकार के समानार्थी यह नहीं था। शाहजहां के शासनकाल में सरकारों और परगनों के बीच, यानी सरकार इसको जिला को बोलते थे, जिलों और परगनों के बीच एक और इकाई का निर्माण किया गया था जिसे चकला कहा जाता था, जिसके अंतर्गत कुछ परगने आते थे, लेकिन यह सरकार के समानार्थी नहीं था। तो इस तरह आंसर जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है, दिल्ली में पुराना किला के सामने खैरुल मंजिल नामक मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो महाम अनगा ने किया था इसका निर्माण। महामनगा जो है, इसका जो निर्माण किया था महामनगा 1561 ईस्वी में किया था। महामनगा अकबर की संरक्षिका थी ये। और इस मस्जिद के निर्माण में उनकी सहायता शिहाबुद्दीन अहमद ने किया था। शिहाबुद्दीन अहमद। तो इसको भी आप देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कोड को सही उत्तर का चयन दीजिए। तो देखते हैं इसमें कौन से मतलब शासन कब किया था, इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो मोहम्मद शाह का जो शासन था वो 1719 से लेकर 48 के बीच में था। जहांदार शाह का जो शासन था वो 1712 से लेकर 1713 में किया था। और आलमगीर द्वितीय ने किया था 1754 से लेकर के 1759 में। और अहमद शाह जो किया था वो किया था 1748 से 1754 के बीच में। तो आप इसे मैच करवा सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। पहला 1712 में आ जाएगा जहांदार शाह, फिर आ जाएगा मोहम्मद शाह 1719 से 48, फिर आ जाएगा अहमद शाह 1748 से 1754, और फिर आ जाएगा आलमगीर द्वितीय 1754 से 1759। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सुरक्षा के लिए मराठों के राजस्व के दावों को किस नाम से जाना जाता था? तो उसे चौथ के नाम से जाना जाता था। शिवाजी की आय की एक अन्य स्रोत चौथ के रूप में था, और यह पड़ोसी राज्यों से वसूलते थे ये, और इसकी मात्रा राज्य की आय की 1/4 होती थी, इसीलिए इनका जो नाम था एक चौथ रखा गया है। और इस कर के बदले में पड़ोसी राज्यों को शिवाजी अन्य आक्रमणकारियों और लूटपाट से बचने का आश्वासन उनको देते थे। और एक होता था सरदेशमुखी। सरदेशमुखी क्या था मैं बताता हूँ। सरदेशमुखी जो था वह पड़ोसी राज्यों से वसूला जाता था, और यह जो है प्रदेश की भूमि से 1/10 भाग वसूला जाता था। और सरदेशमुखी पर शिवाजी अपना कानूनी अधिकार मानते थे, क्योंकि वे जो महाराष्ट्र के पुश्तैनी सरदेशमुख जो थे वो वसूलते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा सम्मिलित नहीं है? स्थान दे रखा है और नेतृत्वकर्ता दे रखा है। देखते हैं। संबलपुर के जो नेतृत्वकर्ता थे वो सुरेंद्र साई थे, सही दे रखा है। गंजाम के जो थे वो राधा कृष्ण दंड सेना थे, भी सही है। कश्मीर के जो थे गुलाब सिंह थे, आप जानते ही होंगे, सही है। लखनऊ के लियाकत अली नहीं थे, बल्कि बेगम हजरत महल थी ये, बेगम हजरत महल। और लियाकत अली जो थे वो इलाहाबाद में इन्होंने 1857 में नेतृत्व किया था। तो ये लियाकत अली जो है वो इलाहाबाद से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो देखते हैं, विद्रोह दे रखा है, उसके वर्ष दे रखे हैं। पहला दे रखा है संथाल विद्रोह। संथाल विद्रोह जो हुआ था 1855-56 में हुआ था, सही दे रखा है। कोल विद्रोह जो हुआ था वो 1831-32 में हुआ था, ये भी सही दे रखा है। खासी हुआ था 1829 में, ये भी सही दे रखा है। अहोम जो है वो 1815 में नहीं हुआ था, ये 1828 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, निम्नलिखित घटनाओं को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए और नीचे दी गई कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो देख लेते हैं, हंटर आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो हंटर आयोग जो बना था 1882 में बना था। सिडलर आयोग जो बना था वो 1917 में बना था, विश्वविद्यालय आयोग के लिए बना था। वुड का घोषणा पत्र जो था वो 1854 में आया था, और सार्जेंट योजना जो था वो 1944 में आया था। तो आप इसे मिला सकते हैं। तो आंसर जो होगा डी होगा। पहले सी आएगा वुड डिस्पैच, फिर आएगा हंटर आयोग, फिर आएगा सैडलर आयोग, और फिर आएगा सार्जेंट आयोग। तो आप दे सकते हैं डी आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, स्टेटमेंट और रीजन दे रखा है, देखते हैं। 1946 में मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन प्लान के लिए दी गई अपनी स्वीकृति वापस ले ली, और उसका रीजन दे रखा है 1946 में गठित अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग शामिल हुई थी। तो ये स्टेटमेंट और रीजन दोनों सही है, लेकिन इसका सही व्याख्या नहीं कर रहा है, इस तरह आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा। 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आया था। कैबिनेट मिशन के सदस्यों में शामिल थे कौन कौन? तो स्टेफोर्ड क्रिप्स थे, एबी एलेक्जेंडर थे, और पैथिक लॉरेंस थे। प्रारंभ में मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन प्लान के लिए अपनी स्वीकृति दे दी थी, परंतु बाद में उसने स्वीकृति वापस ले ली थी। 16 अगस्त 1946 के लीग ने सीधी कार्यवाही दिवस की शुरुआत की थी। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, तो सीधी कार्यवाही दिवस 16 अगस्त 1946 को सीधी कार्यवाही दिवस मुस्लिम लीग ने शुरुआत किया था। तो कथन तो सही हो जाते हैं। और 24 अगस्त 1946 को पंडित नेहरू के नेतृत्व में भारत की पहली अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा की गई, जिसमें लीग शामिल नहीं था, परंतु 26 अक्टूबर 1946 को अंतरिम सरकार में 3 मूल सदस्यों के स्थान पर लीग ने 5 प्रतिनिधि शामिल हुए, और लीग का अंतरिम सरकार में शामिल होना सरकार के साथ सहयोग का सूचक नहीं था, बल्कि अपनी पाकिस्तान की मांग की लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए अपने स्वार्थ का प्रयास था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, निम्नलिखित नेताओं में किसने क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत समाज की स्थापना की? तो अभिनव भारत समाज का जो संस्थापक थे वो विनायक दामोदर सावरकर थे। ये जो स्थापना किया गया था, एक्चुअली एक मित्र मेला के स्थापना हुआ था, मित्र मेला संघ का, और उसी का नाम जो है बाद में अभिनव भारत समाज बन गया था। और ये जो मित्र मेला जो बना था वो 1899 में बना था। अभिनव भारत समाज की जो शाखाएं थी वो महाराष्ट्र और मध्य प्रांत में भी थी। इस संस्था के जो मुख्य सदस्य थे अनंत लक्ष्मण कन्हरे थे, जिन्होंने नासिक के जिला मजिस्ट्रेट जैक्सन की हत्या कर दी थी। इन्होंने जैक्सन की हत्या कर दी थी। जैक्सन की हत्या कर दी थी। एक थे वारिंद्र कुमार घोष, जो हैं ये वारिंद्र कुमार घोष ने 1906 में कलकत्ता में युगांतर लिखा था। इन्होंने युगांतर नामक संस्था बनाई थी। और भगत सिंह 1926 में पंजाब में भारत नौजवान सभा इन्होंने बनाया था, भारत नौजवान सभा बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न गवर्नर जनरल में से किसने कांग्रेस का अत्यधिक अल्पसंख्यक लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली कहकर उपहास किया था? तो लॉर्ड डफरिन ने किया था। लॉर्ड डफरिन 1884 में आते हैं, रिपन के बाद भारत का वाइसराय बनते हैं, और इनके समय में ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना बम्बई में 1885 में की गई थी। ये आप जानते ही होंगे, 1885 में की गई थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। और कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन जो बम्बई में हुआ था, इसी का उपहास करते हुए इन्होंने कहा था कि कांग्रेस अत्यधिक अल्पसंख्यक लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है? सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो कुंचिकल जलप्रपात जो है सबसे ऊंचा है, और इसकी जो हाइट है 455 मीटर है।
और यह कर्नाटक राज्य में अवस्थित है और ये कर्नाटक के बराही नदी पर यह स्थित है। ये वहाँ जो है एक जोग जलप्रपात है। जोग जलप्रपात जो है वह शरावती नदी पर है और ये भी जो है कर्नाटक में ही है। और शरावती नदी की जो हाइट है जोग जलप्रपात की जो हाइट है वो 255 मीटर है। और इसे ही जोग जलप्रपात को ही महात्मा गांधी या जोग गरसुप्पा जलप्रपात भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसकी तटरेखा सबसे लंबी है? तो गुजरात की तटरेखा जो है सबसे लंबी है। गुजरात की जो तटरेखा है 1214 किलोमीटर की है। उसके बाद जो है आंध्र प्रदेश की है। आंध्र प्रदेश की जो तटरेखा है 973 किलोमीटर है। उसके बाद जो है तमिलनाडु की है, तमिलनाडु की 960 है। और केरला की 569 है। अच्छा, पूरे द्वीपों समेत भारत की कुल तटीय सीमा की जो लंबाई है 7515.5 किलोमीटर है। ये भी आप देख सकते हैं। और भारत जो है कुल 9 तटीय राज्यों से जुड़ा हुआ है। भारत का 9 जो राज्य हो तट से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। राजस्थान मरुस्थल अथवा थार मरुस्थल निम्नलिखित में से किसका विस्तार है? तो प्लेस्टोसीन और अभिनव जमाव का विस्तार है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। भारत की निम्नलिखित नदियों में कौन पश्चिमी घाट से नहीं निकलती है? तो ताप्ती जो है वो नहीं निकलती है। ताप्ती मध्य प्रदेश के मुल्ताई नामक जगह से निकलती है। मुल्ताई नामक जगह से निकलती है और भ्रंश घाटी से प्रवाहित होते हुए अरब सागर में यह मिल जाती है। और ये गोदावरी जो है पश्चिमी घाट से निकलती है, जो कि महाराष्ट्र के महाबालेश्वर से निकलती है और ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कावेरी जो है वो गोदावरी जो है वो नासिक से निकलती है। यह नासिक से निकलती है गोदावरी। महाबालेश्वर से कृष्णा नदी निकलती है, मैंने गलत बता दिया था, इसको सुधार लेंगे। कावेरी जो है वह ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है और यह बंगाल की खाड़ी में गिरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। स्टेट दे रखा है और सबसे ऊंची चोटी दे रखी है, तो मैच करवाते हैं कौन से राज्य में सबसे बड़ी चोटियां हैं। तो केरल में जो है अनाईमुदी है, तो A का 3 हो जाएगा। नागालैंड में सारामती है, तो B का 4 हो जाएगा। उत्तराखंड में नंदा देवी है, तो C का 2 हो जाएगा। और तमिलनाडु में डोडा बेटा है। तो आप ये मैच करवा सकते हैं। C जो है वो मैच सही है। A का 3, B का 4, C का 2 और D का 1। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वनस्पति जलवायु का सही सूचक है, यह कथन संबंधित है। तो यह कथन किससे संबंधित है? तो यह कोपेन से संबंधित है। वनस्पति जलवायु का सही सूचक है, यह कोपेन ने ही कहा था। कोपेन द्वारा जलवायु का वर्गीकरण सर्वप्रथम 1900 ईस्वी में प्रस्तुत किया गया था और इनके जलवायु वर्गीकरण का जो आधार है वह वनस्पति है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। कौन सा कथन सही नहीं है? पहला दे रखा है काली मिट्टी को स्थानीय भाषा में रेगुर कहा जाता है, तो ये सही है। सेकेंड दे रखा है क्रेब्स के अनुसार रेगुर मिट्टी अनिवार्य रूप से एक परिपक्व मिट्टी होती है, ये भी सही है। काली मिट्टी में आर्द्रता या नमी धारण की उच्च क्षमता होती है, बिल्कुल सही है। काली मिट्टी हिमालय क्षेत्र में पाई जाती है, ये हिमालय क्षेत्र में नहीं पाई जाती है, बल्कि यह महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात इत्यादि क्षेत्रों में पाई जाती है। और इस मिट्टी में जो होता है पानी धारण करने की क्षमता बहुत अधिक होती है। और यह जो है काली मिट्टी जो होती है वह कपास के उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सा मृदा से संबंधित है? तो एडाफिक जो है यह मृदा से संबंधित है। क्लाइमेटिक जो है वह मौसम या जलवायु से संबंधित है। बायोटिक जो है वो पारिस्थितिकी तंत्र से संबंधित है। और टोपोग्राफी जो है वह ग्रह विज्ञान की शाखा होती है, जिसमें पृथ्वी और अन्य ग्रह के अध्ययन किया जाता है और इसमें क्षुद्र ग्रह के भी अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित राज्यों में से कौन इलायची और काली मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो केरला जो है वह इलायची और काली मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक है। इलायची का जो सर्वाधिक उत्पादन होता है केरल के अलपुझा में होता है, केरल के अलपुझा में। और काली मिर्च का जो उत्पादन होता है वह इडुक्की में होता है। अच्छा, वर्तमान में जो टोटल
स्पाइसेस का जो उत्पादन होता है यानी मसालों का जो टोटल उत्पादन होता है सर्वाधिक, वो होता है मध्य प्रदेश में। तो ये आप फैक्ट करंट से इसको आप जोड़ लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक गांव की संकल्पना का विकास आधारित है। तो किस पर आधारित है यह? तो यह जो है परिवहन एवं संचार का विकास, परिवहन एवं संचार का विकास पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित राज्यों में से कौन सड़कों की लंबाई के में भारत में प्रथम पायदान पर है? तो सड़क की लंबाई में महाराष्ट्र पहले स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित देशों में से किसमें पंपास घास का मैदान स्थित है? तो अर्जेंटीना में पंपास पाया जाता है। हम लोग कुछ और भी शीतोष्ण कटिबंधीय, ये जो है पंपास जो है वो शीतोष्ण कटिबंधीय घास है। हम लोग कुछ शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान को देख लेते हैं। जैसे सवाना, सवाना अफ्रीका में पाया जाता है। और लानोस जो है वो वेनेजुएला में पाया जाता है। पार्कलैंड जो है वो दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है। और स्टेपी जो है वो यूरेशिया में पाया जाता है। तो इनको भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कौन सा सही सुमेलित नहीं है उसके बारे में पूछ रहा है, देखते हैं। मरुस्थल दे रखा है और उसके देश दे रखे हैं। तो सोनोरन जो है संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए में सही दे रखा है। तकला मकान जो है वो चाइना में है, बिल्कुल सही दे रखा है। काराकुम जो है तुर्कमेनिस्तान में है, ये भी सही दे रखा है। गिब्सन जो है वो ब्राज़ील में नहीं है बल्कि यह ऑस्ट्रेलिया में है। गिब्सन और ग्रेट डिवाइडिंग रेंज जो है वो ऑस्ट्रेलिया में है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित नदियों में से किसके मुहाने पर पक्षी के पंजे की आकृति वाला डेल्टा बनता है? तो मिसिसिपी पे यह बनता है। पक्षी के पंजे की आकृति वाले डेल्टा का निर्माण नदी निक्षेपों के जमाव से होता है। मिसिसिपी नदी का डेल्टा इसका अच्छा उदाहरण है। मिसिसिपी नदी जो है अमेरिका की सबसे लंबी नदी है, यूएसए की सबसे लंबी नदी है। और इस नदी का जो यह इटास्का नामक झील से निकलती है और मैक्सिको की खाड़ी में यह गिरती है। तो इन सबको भी आप देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित देशों में से कौन सा विश्व में आयोडीन का अग्रणी उत्पादक है? तो चिली जो है वो आयोडीन का सर्वाधिक उत्पादन करता है। चिली जो है दक्षिण अमेरिका में एंडीज पर्वत और प्रशांत महासागर के मध्य में स्थित एक छोटा सा शहर है, छोटा सा देश है। इस देश की सीमा प्रशांत महासागर से मिलती है, जिससे आयोडीन का उत्पादन प्रचुर मात्रा में चिली को प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। स्वेज नहर के बन जाने से के पश्चात भारत और यूरोप के मध्य सामुद्रिक दूरी में कितनी कमी आई है? तो वह लगभग 7000 किलोमीटर की कमी आई है। स्वेज नहर भूमध्य सागर और लाल सागर को वो जोड़ता है। यह जो है स्वेज नहर जो है 1859 में बनाया गया था। फ्रांसीसी इंजीनियर द्वारा बनाया गया था जिनका नाम था फर्डिनेंड की देख रेख में स्वेज नहर का निर्माण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि निम्न में से किसका परिणाम है? तो यह जो है आशोधित जन्म दर और आशोधित मृत्यु दर से यह इसका परिणाम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित राज्यों में कौन आर्थिक दृष्टि से सबसे ऊपर लेकिन लिंगानुपात के आधार पर सबसे नीचे है? तो मतलब यहाँ इकोनॉमी अच्छी है बट लिंगानुपात सबसे कम है। तो यह हरियाणा है। हरियाणा का जो लिंगानुपात है वो 879 महिला प्रति 1000 पुरुष पर है। जबकि मध्य प्रदेश का जो है यह लिंगानुपात है 931 है और महाराष्ट्र का है 929 है। तो इसको भी आप देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 2011 की जनसंख्या के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जनपदों में से किसमें महिला साक्षरता दर सबसे कम है? तो महिला साक्षरता दर जो है सबसे कम श्रावस्ती में है। श्रावस्ती में मात्र महिला साक्षरता जो है वह 2011 के अनुसार 34.8% है। जबकि मैक्सिमम महिला साक्षरता दर जो है वो औरैया डिस्ट्रिक्ट का है। औरैया में 81% साक्षरता दर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 2011 की जनसंख्या के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसमें ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में शिशु लिंग अनुपात न्यूनतम है? तो वो हरियाणा में है। यहाँ का जो
ग्रामीण क्षेत्र का जो है इसका लिंगानुपात 0 से 6 आयु वर्ग के 835 है और शहरी क्षेत्र का 832 है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 2011 की जनसंख्या अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसकी ग्रामीण जनसंख्या सर्वाधिक है? तो उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक जनसंख्या है ग्रामीण क्षेत्र की, और वो लगभग 15 करोड़ है, 15 करोड़ के आसपास है। और सर्वाधिक जो शहरी जनसंख्या है वो महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक एवं सामाजिक मामलों के विभाग यूएन डेसा के अनुसार विश्व की कुल जनसंख्या कितना प्रतिशत शहरी क्षेत्र में निवास करता है? तो लगभग 55% के आसपास निवास करता है, और 45% जो है विश्व के 45% ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय, स्वतंत्रता और समानता एवं भ्रातृत्व का उसी क्रम में उल्लेख किया गया है? तो इसका मतलब पूछ रहा है कि न्याय जो है, कितने प्रकार के न्याय की बात की गई है? तो न्याय जो है 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है, और जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के बारे में बात किया गया है। और स्वतंत्रता जो है 5 स्वतंत्रता की बात की गई है। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता की बात की गई है। और समानता में 2 प्रकार की समानता की बात की गई है, प्रतिष्ठा और अवसर की बात की गई है, और 1 प्रकार की बंधुता की बात की गई है। तो इस तरह आंसर जो हो जाएगा ए हो जाएगा 3, 5, 2, 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम संसदात्मक सरकार किस देश में आरंभ की गई? तो संसदात्मक सरकार जो आरंभ किया गया है वो ग्रेट ब्रिटेन, यूके में किया गया है। ए हो जाएगा आंसर। सरकार की संसदीय व्यवस्था वह व्यवस्था है जिसमें कार्यपालिका अपनी नीतियों एवं कार्यों के लिए विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। संसदीय सरकार को कैबिनेट सरकार या उत्तरदायी सरकार भी कहा जा सकता है। इसे सरकार का वेस्टमिंस्टर स्वरूप भी कहा जाता है। यह ब्रिटेन, जापान, कनाडा और भारत में प्रचलित है। सर्वप्रथम संसदात्मक सरकार ग्रेट ब्रिटेन में प्रारंभ हुए, और ग्रेट ब्रिटेन को संसदीय प्रणाली की जननी कहा जाता है। संसदीय प्रणाली की जो जननी कहा जाता है ब्रिटेन को ही कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक का सही तिथि बताइए। तो सबसे अंतिम बैठक जो हुई थी 24 जनवरी 1950 को हुई थी। कैबिनेट मिशन 1946 के प्रस्ताव के अंतर्गत भारतीय संविधान सभा का प्रतिनिधिक निर्वाचन के आधार पर गठन किया गया था। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई थी, जिसकी अध्यक्षता सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था। और 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा के अस्थायी सदस्य के रूप में निर्वाचित किया था। संविधान को जो बनने में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगे थे। इसमें इसके लिए कुल 11 अधिवेशन हुए थे, और 11वां अधिवेशन का अंतिम जो दिन था, अंतिम दिन 26 नवंबर 1950 को संविधान को अंगीकृत किया गया था। इन अधिवेशनों के अतिरिक्त संविधान सभा की अंतिम बैठक जो है 24 जनवरी 1950 को हुई थी, जब सदस्यों द्वारा भारत के संविधान पर हस्ताक्षर किए गए थे, और संविधान पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को वह संविधान लागू हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस भाग में हम नागरिकता से संबंधित प्रावधानों को पाते हैं? तो भाग 2 के अंतर्गत जो है नागरिकता का चर्चा किया गया है। भाग 1 में जो है वो संघ और उसका राज्य क्षेत्र का चर्चा किया गया है। भाग 7 में जो है वो पहली अनुसूची के भाग ख के राज्य को चर्चा किया गया है, और भाग 9 में जो है पंचायत का चर्चा किया गया है। और ये जो भाग 2 है इसका जो अनुच्छेद है 5 से लेकर के 11 के बीच में है, और ये नागरिकता के बारे में बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। भारत के नीति निर्देशक तत्व सहज अध्ययन के लिए निम्न में से कौन से भागों में विभाजित किए जा सकते हैं? तो नीति निर्देशक तत्व का जो हमारा स्ट्रक्चर है वो समाजवादी भी है, उदारवादी भी है, उदार भौतिकवादी है, और गांधीवादी, तीनों ही है। तो उपरोक्त सभी आंसर हो जाएगा। DPSP जो है वो 36 से 51 में इसका वर्णन है, और ये जो है DPSP आयरलैंड से लिया गया है। और इसमें जो है भारत के संविधान में आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक लोकतंत्र स्थापित करने के उद्देश्य से
टीपीएसपी को रखा गया है और इसमें जो है समाजवाद, गांधीवाद और व्यक्तिवाद का भी सृजन यह डीपीएसपी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से किसके संबंध में राज्यसभा का अनन्य अधिकार है? तो राज्यसभा ये फेमस है, एक नई अखिल भारतीय सेवा के सृजन हेतु संस्तुति करना ये राज्यसभा का ही अधिकार है। संविधान के अनुच्छेद 312 के अंतर्गत यदि राज्यसभा ने उपस्थित और मत देने वाले सदस्य में से कम 2/3 द्वारा समर्थित संकल्प द्वारा यह घोषित कर दिया कि राष्ट्रीय हित में ऐसा करना आवश्यक है, तो संसद विधि द्वारा संघ और राज्य के लिए सम्मिलित अखिल भारतीय सेवाओं के का सृजन कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। बिना अनुमति के कितने दिन संसद में से अनुपस्थित रहने पर किसी सांसद को आयोग घोषित किया जा सकता है? तो 60 दिन अगर आप कोई सांसद अगर संसद में नहीं जाता तो उसे आयोग घोषित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नांकित में से किसे भंग नहीं किया जा सकता है? भंग नहीं किया जा सकता है पर समाप्त किया जा सकता है। तो विधान परिषद को भंग नहीं किया जा सकता है परंतु इसको समाप्त किया जा सकता है। संविधान के अनुच्छेद 169 में विधान परिषद के गठन के बारे में चर्चा किया गया है। वो अगर विधानसभा 2/3 से अगर पारित कर दे कि विधानसभा हटाना है तो वह विधान परिषद हट भी सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। लोकसभा में केंद्र शासित क्षेत्रों का सर्वाधिक प्रतिनिधित्व कितना हो सकता है? तो वो 20 हो सकता है। जब ये क्वेश्चन पूछा गया था तो उसमें लोकसभा की अधिकतम संख्या जो थी वो 552 हो सकती थी और जिसमें 530 सदस्य राज्यों से और 20 केंद्र शासित प्रदेशों से निर्वाचित होते थे, जबकि 2 एंग्लो इंडियन सदस्यों का मनोनयन राष्ट्रपति कर सकते थे। किंतु अभी जो है 104वां संशोधन हुआ था, 104वां संविधान संशोधन हुआ था 2019 में। इसके तहत अनुच्छेद 334 में संशोधित करके लोकसभा और विधानसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्यों के राष्ट्रपति द्वारा मनोनयन की व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया है और वर्तमान में जो है 543 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से 543 चुने हैं, जबकि 530 को राज्य से चुना जाता है और 13 को केंद्र शासित प्रदेश से चुना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नांकित में से कौन सा भारत में भाषा के आधार पर पहला राज्य था? तो आंध्र प्रदेश था। अक्टूबर 1953 में भारत सरकार को भाषा के आधार पर पहले राज्य के गठन के लिए मजबूर होना पड़ा था, जब मद्रास से तेलुगु भाषी क्षेत्र को पृथक कर आंध्र प्रदेश का गठन किया गया था। इसके लिए लंबा विरोध हुआ था और इसके अंतर्गत 56 दिनों का भूख हड़ताल रामल्लू द्वारा किया गया था। उसके बाद उनका निधन हो गया था। फिर 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश को स्वतंत्र भारत में भाषा के आधार पर पहला राज्य बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सरकारी आयोग की संस्तुतियों निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो केंद्र राज्य से संबंधित है। 1983 में केंद्र सरकार द्वारा उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त RS सरकारिया की अध्यक्षता में केंद्र राज्य संबंधों का सुझाव देने हेतु 3 सदस्यीय आयोग का गठन किया गया था। तो इसमें आप ध्यान रखें, केंद्र जब ये बना था सरकारी आयोग तो इसमें टोटल जो थे 3 सदस्य थे। इसमें V शिवरमन थे, SR सेन थे और एक तो जो सरकारिया थे ही, और इन्होंने अपनी रिपोर्ट जो दिया था 1987 में पेश किया था। ये भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। भारतीय न्यायिक व्यवस्था में जब जनहित याचिका को शामिल किया गया उस समय भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो उस समय भारत के मुख्य न्यायाधीश जो थे PN भगवती थे। जनहित याचिका को ही PIL बोलते हैं। PIL इसे बोला जाता है इंग्लिश में, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन इसे बोलते हैं। जनहित याचिका की अवधारणा की उत्पत्ति जो हुई थी अमेरिका में 1960 के दशक में हुई थी। वर्ष 1979 में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश PN भगवती द्वारा हुसैन आरा खातून बाद में जनहित याचिका स्वीकार की गई थी। जनहित याचिका के तहत नागरिक समाज का कोई व्यक्ति जनहित के मामलों में न्यायिक उपचार प्राप्त करने हेतु न्यायालय की शरण ले सकता है।
तो यह बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन था। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। भारतीय संविधान में भारत की आधिकारिक भाषा से जुड़े प्रावधानों में संसद संशोधन कर सकती है। तो अपने सदस्यों के साधारण बहुमत द्वारा संशोधन कर सकती है। इससे जो हमारा जो 368 जो है संशोधन के लिए व्याख्या की गई है, और ये जो है इसके अंतर्गत जो साधारण बहुमत से जो संशोधन होती है उसमें है नए राज्यों के प्रवेश या गठन, नए राज्यों के निर्माण और उसके क्षेत्र या सीमाओं से संबंधित नामों का परिवर्तन, राज्य विधानसभा का निर्माण, राज्य विधान परिषद का निर्माण और उसकी समाप्ति, राजभाषा के प्रयोग से संबंधित प्रावधान और 5वीं एवं 6ठी अनुसूची से संबंधित प्रावधान, ये सब इसमें शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। कर ग्राम पंचायतों द्वारा लगाया जाता है। तो कौन सा कर लगाया जाता है? स्थानीय मेलों पर जो कर होता है वह ग्राम पंचायतों द्वारा लगाया जाता है। संविधान के अनुसूची 11 में 243(6) में 29 विषयों की चर्चा की गई है, उसमें से एक ये भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्न में से किसके द्वारा मानव विकास सूचकांक HDI सर्वप्रथम विकसित किया गया? तो HDI का जो सर्वप्रथम विकसित किया गया था वो UNDP द्वारा किया गया था, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसे फुल फॉर्म इसका है। और इसका जो आधार है वह स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन प्रत्याशा इसके आधार है। और इसका जो रेंज होता है 0 से 1 के बीच में इसको दिया जाता है। और इसके जो श्रेयकर्ता जो माने जाते हैं UNDP के, वो पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूबुल हक इसके श्रेयकर्ता माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत में ग्रामीण रोजगार का सबसे बड़ा कार्यक्रम है? तो मनरेगा है, वेल नोन क्वेश्चन है ये। ग्रामीण बेरोजगारी, भूख और गरीबी से निजात पाने के लिए केंद्र सरकार ने महत्वाकांक्षी योजना मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री थे उस समय 2 फरवरी 2006 को ये लागू किया गया था। 2 फरवरी 2006 को लागू किया गया था, जिसका जो और ये सबसे पहले जो है वो आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले में इसको लागू किया गया था। वर्ष 2009 में इसका नाम मनरेगा कर दिया गया। तो महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में कौन लॉरेंज वक्र द्वारा मापा जाता है? तो आय की विषमता जो है वह लॉरेंज वक्र द्वारा मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारत में नगरीय क्षेत्रों में BPL परिवारों की पहचान के लिए निम्नलिखित में से कौन सा समिति गठित की गई थी? तो हाशिम समिति जो है वह बनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नांकित में कौन भारत की गरीबी रेखा का निर्धारण करता है? तो पहले योजना आयोग करता था, अब वह नीति आयोग करता है। नीति आयोग की जो स्थापना हुआ था योजना आयोग की जगह पे हुआ था, और वह 1 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। भारत में निम्नलिखित 5 वर्षीय योजनाओं में किसका मुख्य ध्येय संपोषणीय वृद्धि था? तो संपोषणीय वृद्धि का जो उद्देश्य था वो 12वीं पंचवर्षीय योजना में था। 12वीं पंचवर्षीय योजना का जो टाइम था 2012 से लेकर के 17 तक, और इसका मुख्य उद्देश्य था संपोषणीय वृद्धि। 9वां पंचवर्षीय योजना था, उसका जो उद्देश्य था न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास। और 10वां का जो उद्देश्य था वो था गरीबी और बेरोजगारी को समाप्त करना। और 11वीं पंचवर्षीय योजना का जो लक्ष्य था तीव्रतर एवं समावेशी विकास को से संबंधित था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। भारत में प्रत्यक्ष कर कोड निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो वह आय से संबंधित है। आयकर एक ऐसा कर है जो सरकार लोगों की आय पर लेती है। आयकर एक प्रकार का प्रत्यक्ष कर है, और ये जो सेवा कर हैं और बिक्री कर और उत्पाद कर जो हैं वो अप्रत्यक्ष कर हैं। 1 जुलाई 2017 से संपूर्ण देश में GST लागू किया गया, जो कि एक अप्रत्यक्ष कर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित विद्युत चुंबकीय विकिरणों में से किसकी ऊर्जा अधिकतम होगी? तो एक्सरे की जो ऊर्जा होगी वो अधिकतम होगी, और इसकी जो तरंगदैर्घ्य जो है 10⁻⁻10 से लेकर के 10⁻⁸ तक है, और इसकी आवृत्ति जो है 10⁻18 से लेकर के 10⁻16 तक है। एक्सरे के बारे में देख लेते हैं। एक्सरे का जो खोज करता थे वो
रॉन्टजन थे। और एक्सरे का जो प्रयोग होता है चिकित्सा और औद्योगिक क्षेत्र में इसका प्रयोग किया जाता है। पारावैंगनिक किरणें के बारे में देख लेते हैं। पारावैंगनिक किरणें का जो खोज किया था रीटर ने किया था, और इसका जो प्रयोग है सेकाई करने में, प्रकाश वैद्युत प्रभाव को उत्पन्न करने में और बैक्टीरिया को नष्ट करने में किया जाता है। दृश्य प्रकाश जो है, दृश्य प्रकाश का जो खोज है वो न्यूटन ने किया था, और इससे हमें वस्तुएं दिखाई देती है, दृश्य प्रकाश के कारण वस्तुएं हमें दिखाई देती है। और अवरक्त किरणें की जो खोज किया था वो हर्शेल ने किया था। और अवरक्त किरणें का जो प्रयोग है कोहरे में किया जाता है, फोटोग्राफी करने में किया जाता है, टीवी के रिमोट कंट्रोल में भी इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। निम्नलिखित में से किसका आविष्कार विल्हेल्म रॉन्टजन द्वारा किया गया था? अभी मैंने बताया एक्सरे मशीन का इसने आविष्कार किया था, और एक्सरे मशीन का जो आविष्कार हुआ था वो 1895 में हुआ था। रेडियो की जो खोज हुई थी वो 1890 में हुई थी, और ये इसका जो खोज किया था जी मार्कोनी ने किया था। और बिजली के बल्ब का जो खोज हुआ था वो थॉमसन एडिसन ने किया था। तो इसको भी आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। निम्नलिखित तत्वों में कौन अर्धचालक है? तो सिलिकॉन जो है वो एक अर्धचालक है। अर्धचालक किसे कहते हैं? वैसा जो विद्युत चालकता, जिनकी विद्युत चालकता चालक एवं अर्धचालक पदार्थों के बीच होती है उसे अर्धचालक कहते हैं। सिलिकॉन, जर्मेनियम और सेलेनियम जो है वो अर्धचालक के उदाहरण हैं। अर्धचालक पदार्थों की विद्युत चालकता ताप बढ़ने पर बढ़ती है, यानी अगर अर्धचालक के अगर विद्युत चालकता अगर बढ़ाना है तो उसमें ताप बढ़ा देंगे तो विद्युत चालकता भी बढ़ जाएगी, और ताप घटाने से विद्युत चालकता घट जाएगी। तो इसको भी आप देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन समान परिस्थिति में वृक्ष के पत्तों की सरसराहट का डेसिबल स्तर प्रदर्शित करता है? तो 20 डेसिबल जो है वो पत्तों की सरसराहट के लिए डेसिबल स्तर है। फुसफुसाहट की आवाज़ जो होती है वो 30 डेसिबल का होता है। शांत कमरे का जो होता है वह 40 डेसिबल का होता है। और सामान्य बातचीत का जो होता है 60 डेसिबल होता है। जेट इंजन की जो आवाज़ होती है वह 120 डेसिबल का होता है, और रॉकेट इंजन का जो डेसिबल होता है वह 180 डेसिबल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से किसका वेग अधिकतम होता है? तो लाइट का जो वेग होता है उसमें अधिकतम होता है। लाइट का जो वेग होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। और प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंगें होती है, और इसलिए इन तरंगों के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ध्वनि का वेग अधिकतम होगा तो किस में होगा? ठोस में होगा। तो ठोस में देख लेते हैं। इस्पात हो जाएगा इसका आंसर। तो इस्पात में, एक मिनट, इस्पात में होगा। निर्वात में ध्वनि का संचरण नहीं होता है। ध्वनि एक यांत्रिक तरंग है जिसके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, और ध्वनि जो है एक अनुदैर्ध्य तरंग है। ध्वनि एक अनुदैर्ध्य तरंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। मीथेन निम्न में से किससे निकलती है या उत्सर्जित होती है? तो मीथेन जो है वो धान की खेतों से भी निकलती है और दीपक की बाम्बी से भी निकलती है। तो ए और बी दोनों सही होगा, सी नंबर सही हो जाएगा। मीथेन गैस का वैश्विक तापन में 20% का योगदान है, आप ये देख सकते हैं। मीथेन को ही हम लोग मार्स गैस कहते हैं, और यह ग्रीन हाउस इफेक्ट को यह बढ़ाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हरित गृह प्रवाह, ग्रीन हाउस इफेक्ट आ गया। तो इससे क्या होता है? ग्रीन हाउस इफेक्ट से वैश्विक तापमान में वृद्धि होती है। ग्लोबल वार्मिंग को ही हम लोग हिंदी में वैश्विक तापन या हरित गृह प्रभाव कहा जाता है। और इसकी संकल्पना जो है, ग्लोबल वार्मिंग की जो संकल्पना है, पहली बार 1824 में जोसेफ फोरियर द्वारा दिया गया था। ग्रीन हाउस गैस के अंतर्गत जलवाष्प आता है, कार्बन डाइऑक्साइड आता है, मीथेन आता है, नाइट्रस ऑक्साइड आता है, और क्लोरोफ्लोरोकार्बन आता है। तो इनको भी आप देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक गैस का मुख्य भाग है? तो प्राकृतिक गैस का मुख्य भाग जो है मीथेन है। वह धान के खेतों से भी निकलता है, और
ये प्राकृतिक गैसें पेट्रोलियम कुओं से निकलती है। प्राकृतिक गैसों में मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन आदि शामिल होते हैं, जिसमें मीथेन की भागीदारी जो है वो 80 से 90% में 80 से 90% तक होती है और यह दलदली क्षेत्रों में पाई जाती है। इसे मार्स गैस भी कहते हैं, मैंने बताया ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ग्राफीन होता है, ग्राफीन क्या होता है? ग्राफीन एक कार्बन का नैनो प्रतिरूप होता है, कार्बन का नैनो प्रतिरूप होता है। और ये ग्राफीन का जो वो जो होता है हाइब्रिडाइजेशन, वो होता है हेक्सागोनल होता है, हेक्सागोनल। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। धुआं में आंखों को प्रभावित करने वाला कौन सा शक्तिशाली उत्तेज्य होता है? तो वो होता है पेरॉक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, इसे PAN भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। DNA की द्विकुंडलिनी संरचना किसके द्वारा दी गई थी? तो वाटसन और क्रिक द्वारा दी गई थी। वाटसन और क्रिक ने वर्ष 1953 में द्विकुंडलीय संरचना को प्रतिपादित किया था और उन्हें इसीलिए वर्ष 1962 में इन्हें चिकित्सा के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। नोबेल पुरस्कार जो है वह 6 क्षेत्रों में दिया जाता है और डॉक्टर हरविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय मूल के वैज्ञानिक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्न घटनाओं पर विचार कीजिए। उपरोक्त घटनाओं को पृथ्वी पर उसके उत्पन्न होने के कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोटों को सही उत्तर दीजिए। तो मतलब कौन सबसे पहले आया, उसके बाद कौन आया और उससे सजाना है। तो सबसे पहले जो आया है वो कवच वाले जीव आए हैं, तो कवच वाले जीव पहले आए हैं। फिर आया है कीट, फिर आया है सरीसृप और फिर आया है स्तनधारी। तो आप इसे मैच करवा सकते हैं, ऑप्शन नंबर C सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। निम्नलिखित में से कौन विटामिन C का सबसे अच्छा स्रोत है? तो आंवला है, बेलनून क्वेश्चन है। आंवला जो है विटामिन C का सबसे अधिक स्रोत है। विटामिन C का जो नाम होता है वो रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड होता है, एस्कॉर्बिक एसिड। और इससे जो है एस्कॉर्बिक एसिड से स्कर्वी, इसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित युगों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो देखते हैं। रेनेटिंग पनीर सही है। जैव प्रौद्योगिकी प्लाजिम्स ये भी सही है। गोल्डन चावल विटामिन A बिल्कुल सही है। ओजोन परत ट्रोपोस्फेयर में नहीं पाया जाता है जबकि यह स्ट्रेटोस्फेयर में पाया जाता है, जिसे समताप मंडल बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में उत्पादित सुल्ताना, गुलाबी और चंपा निम्नलिखित प्रमुख फलों में किसकी किस्म है? तो यह अंगूर की किस्में हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में कौन कीटों से प्राप्त नहीं होता? कीटों से कौन प्राप्त नहीं होता? तो मोती जो है वह कीटों से प्राप्त नहीं होता है। मोती जो होता है वह मोलस्का संघ से प्राप्त होता है, मोलस्का। और इसका जो रूप होता है वह कैल्शियम कार्बोनेट के रूप में यह पाया जाता है, CaCO3 के रूप में यह मोती पाया जाता है। रेशम के कीट से रेशम की प्राप्ति होती है और रेशम का कीट जो है शहतूत के पत्तों पर पनपता है। और लाख जो होता है, लाख जो है वो लाइसिफर लाइका या कैरिया लाइका नामक कीट से प्राप्त होता है। क्वेश्चन है। निम्नलिखित भारतीय मौसम मुख्यालयों को उनकी स्थापना के कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कोटों से सही उत्तर चयन कीजिए। तो देख लेते हैं। नई दिल्ली जो है सबसे पहले जो है कलकत्ता के मौसम मुख्यालय खुला था और वो जो है 1875 में खुला था। फिर शिमला का खुला था, शिमला का जो खुला था 1905 में खुला था। पुणे का फिर खुला था 1928 में और फिर लास्ट में नई दिल्ली का खुला था 1944 में। तो आज D नंबर जो है आंसर सही हो जाएगा। पहले B आएगा, फिर C आएगा, फिर D आएगा, फिर A आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित ग्रहों में कौन जीवन के अस्तित्व के लिए उपयुक्त हो सकता है? तो मंगल ग्रह जो है वो जीवन के अस्तित्व के लिए उपयुक्त हो सकता है। नासा के वैज्ञानिकों के अनुसार इस ग्रह के लवणीय जल में इतनी ऑक्सीजन उपस्थित है
जो सूक्ष्म जीवों के जीवन के लिए पर्याप्त होगी। और मंगल ग्रह सूर्य की परिक्रमा 687 दिनों में करती है। और इस ग्रह का सबसे ऊंचा पर्वत जो है निक्स ओलंपिया है, निक्स ओलंपिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में कौन मानव जनित जीवों का एक उदाहरण है? तो फसली भूमि जो है वह मानव जनित जीवों का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारत का प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मेरीन बायोडाइवर्सिटी यानी NSNCBMB किस शहर में स्थित है? तो जामनगर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। डाचीगम राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो हंगुलिया कश्मीरी स्टैग के लिए फेमस है। डाचीगम जो है वह जम्मू कश्मीर में है और इसकी स्थापना जो हुई थी 1981 में हुई थी, डाचीगम की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मई को यह मनाया जाता है। जैव विविधता शब्द का सर्वप्रथम जो प्रयोग किया था वो जी रोसेन ने किया था। जी रोसेन ने 1985 में किया था। और जैव विविधता के प्रचार प्रसार के लिए प्रत्येक वर्ष 22 मई को विश्व जैव विविधता दिवस मनाया जाता है और यह दिवस संयुक्त राष्ट्र द्वारा स्वीकृत किया गया है। और 2023 का जो इसका थीम है वो उसको आप देख लीजिए। 2023 का थीम है इट्स टाइम फॉर वेटलैंड रेस्टोरेशन। इसको आप देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वैश्विक उष्मन के फलस्वरूप निम्नलिखित में से किसकी बारंबारता और प्रचंडता बढ़ रही है? तो ये सभी की बढ़ रही है, चक्रवात की भी बढ़ रही है, तूफानों की भी बढ़ रही है और बवंडर की भी बढ़ रही है। क्षोभ मंडल में पृथ्वी की सतह से करीब के वातावरण के औसत तापमान में वृद्धि को वायुमंडलीय तापन कहते हैं, जिसके कारण वैश्विक जलवायु प्रतिरूप में परिवर्तन परिलक्षित हो रहा है। इनमें बढ़ता समुद्र स्तर, प्रचंड तूफान, हिम एवं बर्फ में कमी, वर्षा एवं हिम पैटर्न में बदलाव, चक्रवात और बवंडर इत्यादि की जो है बारंबारता बढ़ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन स्ववासन संरक्षण रणनीति का उदाहरण नहीं है? तो इसको देख लेते हैं। वनस्पति बाग जो है वह स्वशासन संरक्षण रणनीति का उदाहरण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सूर्य के प्रकाश से परावैंगनिक विकिरण अभिक्रिया निम्न में से क्या पैदा करती है? तो वह ओजोन पैदा करती है। ऑक्सीजन अणुओं के सौर प्रकाश की परावैंगनिक किरणों के साथ अभिक्रिया करने से ओजोन का निर्माण होता है और ओजोन ये समताप मंडल में ही ओजोन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित युगों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो देख लेते हैं। बांदीपुर जो राष्ट्रीय उद्यान है कर्नाटक में है, सही दे रखा है। मानस जो है वो असम में, ये भी सही दे रखा है। पेरियार जो है वो केरला में है, ये भी सही दे रखा है। सिंपलीपाल जो है वह मध्य प्रदेश में नहीं है बल्कि यह उड़ीसा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। वर्तमान जनसंख्या के सुखों का परित्याग किए बिना भविष्य के लिए ऊर्जा तथा अन्य संसाधनों की बचत निम्न में से कौन सी अवधारणा का परिभाषा है? तो आपको ये पहले ही बता चुका हूँ, संपोषणीय विकास है। मतलब वर्तमान का आप ऐसा प्रयोग करें प्राकृतिक संसाधन का जो भविष्य के लिए भी काम में आए। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय स्थित है, कहाँ स्थित है? तो एम्स्टर्डम में स्थित है। इसकी जो स्थापना हुई थी ग्रीन पीस इंटरनेशनल की 1971 में हुई थी और कनाडा के वैंकूवर में हुई थी। तत्कालिक रूप से यह अमेरिका के अलास्का में नाभिकीय हथियारों के परीक्षण का विरोध करने के लिए बनी थी, किंतु बाद में इसका उद्देश्य व्यापक रूप से पर्यावरण की सुरक्षा होता गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक प्रदूषण है? तो द्वितीयक प्रदूषण जो है वो स्मॉग है, ये पहले भी बताया गया है आपको। ऐसे वायु प्रदूषक जो प्राथमिक वायु प्रदूषक तथा साधारण वातावरणीय पदार्थों की क्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न होते हैं द्वितीयक प्रदूषक कहलाते हैं। और उस जो द्वितीयक प्रदूषक में फेमस है ओजोन, O3 और PAN और स्मॉग। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित पारिस्थितिकी तंत्रों में किसमें प्रजातीय विविधता
सापेक्षता अधिक होती है। तो कोरल रीफ में होती है और उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में होती है। बी और सी दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र का सम्मेलन COP21 आयोजित हुआ था। तो COP21 कहाँ आयोजित हुआ था? पेरिस में हुआ था। और ये जो है 2015 में हुआ था। यह जलवायु परिवर्तन पर 1992 के संयुक्त राष्ट्र संरचना सम्मेलन के सभी पक्षों की बैठक का 21वां सत्र था। नेक्स्ट है, जलवायु परिवर्तन पर भारत की प्रथम राष्ट्रीय कार्य योजना कब लोकार्पित की गई थी? तो 2008 में इसको लोकार्पित किया गया था। यह प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो कि उस टाइम प्रधानमंत्री थे, द्वारा नई दिल्ली में इस कार्य योजना की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सबसे अधिक अस्थिर पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? तो सागरीय या महासागर है। किसी क्षेत्र के सभी जीवधारी तथा वातावरण में उपस्थित अजैव घटक संयुक्त रूप से परितंत्र का निर्माण करते हैं। परितंत्र जैविक व अजैविक घटकों से मिली हुई एक अवधारणा है। और ये जो है जैविक और अजैविक जो है रूप में वह सर्वाधिक पारिस्थितिकी तंत्र जो मिलता है अस्थिर, वो महासागरीय में मिलता है और सागर में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इंसिनरेटर्स का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाता है? तो कूड़ा कचरा को जलाने के लिए इसका इंसिनरेटर का प्रयोग किया जाता है। इंसिनरेटर्स का प्रयोग इलेक्ट्रॉनिक कचरे यानी ई वेस्ट के रूप में, ई वेस्ट को जलाने के रूप में किया जाता है। इसमें पशुओं के मृत शरीरों को भी जलाने की व्यवस्था है। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत शौचालय तथा कूड़ा घरों से जोड़कर इसका प्रयोग किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। पशु को दिया जाने वाला कौन सा दर्द निवारक भारत में गिद्धों के लगभग विलुप्त होने के लिए उत्तरदायी है? तो डिक्लोफिनेक है। डिक्लोफिनेक जो है एक दर्द निवारक दवा है जिसका प्रयोग हम लोग पशु और मनुष्यों के दर्द निवारक के रूप में करते हैं। डिक्लोफिनेक जो है वह सोडियम इसमें पाया जाता है। इसके दौरान पशु इसको जब खाते हैं तो पशु मर जाते हैं। और इसके बाद अगर पशु मर जाते हैं तो उस मरे हुए पशु को अगर गिद्ध खा लेता है तो उसकी मृत्यु हो जाती है। इस दवा के प्रभाव से वर्तमान में लगभग 97% गिद्ध जो है वह उसकी प्रजातियां विलुप्त हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित देशों में से कौन सा 2015 में सर्वाधिक कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जक था? तो उस टाइम जो था चाइना था। आपको कमेंट में बताना है कि वर्तमान में कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जक देश सर्वाधिक कौन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित ऊर्जा स्रोतों में कौन पर्यावरणीय प्रदूषक नहीं उत्पन्न करता है? तो सौर ऊर्जा जो है वो पर्यावरण प्रदूषक उत्पन्न नहीं करता है। ऊर्जा के दो स्रोत होते हैं, परंपरागत स्रोत और गैर परंपरागत स्रोत। और ऊर्जा का जो परंपरागत स्रोत है उसमें कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस आते हैं। और जबकि गैर परंपरागत में सौर, पवन और जैव ऊर्जा आते हैं। और इसको कितना भी यूज करो यह ख़त्म नहीं होता है, जबकि परंपरागत ऊर्जा जो है वह ख़त्म हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। मैकमोहन सीमा रेखा किसके बीच में बनती है? तो भारत और चीन के बीच बनाई गई थी। और मैकमोहन जो रेखा है वह 1140 किलोमीटर की लंबी रेखा है। और इसे हेनरी मैकमोहन द्वारा इस लाइन को खींचा गया था। लेकिन चीन इसको स्वीकार नहीं करता है। चीन जो है इसको स्वीकार नहीं करता है। और यह 1914 में इस रेखा को जो है खींचा गया था 1914 में। और पाकिस्तान और इंडिया के जो बीच है वह रेड क्लिफ लाइन है। कौन सी? रेड क्लिफ। एक मिनट। पाकिस्तान और इंडिया के बीच जो है रेड क्लिफ लाइन है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। उत्तर प्रदेश के निम्नांकित नगरों में से किसे स्मार्ट सिटी विकास कार्यक्रम में विकास के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा नहीं चुना गया था? तो गाजियाबाद को इसमें नहीं चुना गया था स्मार्ट सिटी योजना में। यूपी में 13 शहरों को स्मार्ट सिटी में चुना गया था, जिसमें लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, इलाहाबाद, आगरा, अलीगढ़, झांसी, मुरादाबाद, बरेली, मेरठ, रायबरेली, रामपुर और सहारनपुर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। भारत में बाघ परियोजना कब शुरू की गई थी? तो भारत में जो बाघ परियोजना है वह 1973 में शुरू की गई थी। इसमें ऑप्शन नहीं दे रखा है, तो आयोग ने इसे हटा दिया था इस क्वेश्चन को। और जो वर्तमान में जो बाघों की संख्या लगभग 3000 के आसपास है
और 70% जो बाघ हैं वो भारत में ही पाए जाते हैं। और टोटल जो है कुल बाघों के लिए जो रिजर्व बने हैं वो टोटल 53 बने हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर बिना पानी पिए सबसे लंबी अवधि तक रह सकता है? तो कंगारू चूहा जो है वो रह सकता है। बिना पानी पिए भी मतलब जंतु रहती हैं। और ये जो कंगारू चूहा जो है उत्तरी अमेरिका के रेगिस्तान का मूल निवासी है और यह जिंदगी भर बिना पानी पिए भी यह रह सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नॉर्मन बोरलॉग को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो शांति के क्षेत्र में प्रदान किया गया था। आप गलती से इसे कृषि नाम मान लें, क्योंकि कृषि क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया ही नहीं जाता है, वो शांति के क्षेत्र में दिया गया था। यह एक अमेरिकी कृषि वैज्ञानिक थे। इन्हें 1970 में शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से जीवी नार्लिकर के अनुसार अभी तक विज्ञान नहीं माना, किसे अभी तक विज्ञान नहीं माना जाता है? तो ज्योतिष को अभी तक विज्ञान नहीं माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नीति आयोग का प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो अरविंदर पनगड़िया थे। आपको कमेंट में बताना है कि नीति आयोग के जो वर्तमान उपाध्यक्ष हैं वो कौन है। चलो मैं बता देता हूं, सुमन बेरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में कौन एक संविधानेतर संस्था, मतलब संविधान से इतर संस्था है? तो वह नीति आयोग है। नीति आयोग की स्थापना जो हुई थी 1 जनवरी 2015 को किया गया था योजना आयोग की जगह पर। और ये जो लोक सेवा आयोग का जो है, इसकी जो अनुच्छेद 315 है। वित्त आयोग 280 में इसका वर्णन है और निर्वाचन आयोग का 324 में वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस निम्न में से किसका एक संयुक्त उपक्रम है? तो भारत और रशिया का संयुक्त उपक्रम है। और इस मिसाइल का जो परीक्षण किया गया था सबसे पहले 2018 में किया गया था उड़ीसा के चांदीपुर से किया गया था। इस मिसाइल का जीवन काल स्वदेशी तकनीक से 10 साल से बढ़ाकर 15 साल कर दिया गया है। इसको 15 साल जीवन काल बढ़ा दिया गया है। और इसका जो मारक क्षमता है ब्रह्मोस का, यह 350 किलोमीटर है। और इसका जो भार वहन करने की जो क्षमता है वह 200 किलोग्राम है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। विश्व प्रसिद्ध भगवान वेंकटेश्वर तिरुपति का मंदिर का निम्नलिखित पहाड़ियों में से किस में अवस्थित है? तो ये जो है वेंकटेश तिरुपति पहाड़ी जो है वह तिरुमला पहाड़ी में यह स्थित है यह मंदिर, लेकिन इसमें ऑप्शन में ये दिया ही नहीं गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। और यह जो तिरुमला जो है आंध्र प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित देशों में से किसमें प्रति व्यक्ति गाय दूध का औसत वार्षिक उत्पादन सर्वाधिक है? तो डेनमार्क का है। डेनमार्क में लगभग 9800 किलोग्राम प्रति औसत वार्षिक दुग्ध उत्पादन है, जो विश्व में सर्वाधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो बेलम क्वेश्चन है, 11 जुलाई को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कौन सा कथन सही है उसको देख लेते हैं। प्राकृतिक आपदाएं सर्वाधिक क्षति विकासशील देशों में करती है। भोपाल गैस त्रासदी मानव निर्मित थी। भारत आपदा मुक्त देश है। मैंग्रोव चक्रवातों का प्रभाव कम करते हैं। तो इसको देख लेते हैं। तो प्राकृतिक आपदाएं सर्वाधिक क्षति विकासशील देशों में होती है, तो ये बिल्कुल स्टेटमेंट सही है। भोपाल गैस त्रासदी जो है वह मानव निर्मित थी, ये भी सही है। भारत आपदा मुक्त देश है, ये बिल्कुल गलत है। भारत में आए दिन ही बाढ़ भूकंप आए रहते हैं, तो ये आपदा मुक्त बिल्कुल भी देश नहीं है। और मैंग्रोव चक्रवात का प्रभाव कम करते हैं, ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो स्टीफन हॉकिंग ने लिखी थी। स्टीफन हॉकिंग एक विश्व प्रसिद्ध ब्रिटिश भौतिक विज्ञानी थे और ये ब्रह्मांड विज्ञानी थे और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में यह शोध निर्देशक भी थे। स्टीफन हॉकिंग ने ब्लैक होल और बिग बैंग सिद्धांत को समझने में अहम भूमिका निभाई थी। और स्टीफन हॉकिंग का जो है वो जो थे न्यूरॉन नामक बीमारी से वो पीड़ित थे। मोटर न्यूरॉन, इसका पूरा जो नाम था मोटर न्यूरॉन नामक बीमारी से पीड़ित थे
और उनका जो निधन है 1918 में उनका निधन हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आइंस्टीन को निम्न में से उनके किस सिद्धांत के लिए नोबेल का पुरस्कार दिया गया था? तो प्रकाश विद्युत सिद्धांत के लिए यह पुरस्कार दिया गया था और यह 1921 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। जब कोई पदार्थ किसी विद्युत चुंबकीय विकिरण से ऊर्जा शोषित करने के बाद इलेक्ट्रॉन अगर उत्सर्जित करता है तो उसे प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। आइंस्टीन ने कुछ अन्य भी सिद्धांत दिए थे, जिसमें सापेक्षता का सिद्धांत था, द्रव्यमान ऊर्जा समतुल्यता का सिद्धांत दिया था और ब्राउनी गति का सिद्धांत इन्होंने दिया था। तो इनको भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर पुस्तक के लेखक कौन है? तो संजय बारू हैं। संजय बारू जो थे वो तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, जो कि 2004 से 8 के बीच में उनके मीडिया सलाहकार थे ये संजय बारू। तो इन्होंने ही लिखा था। इन्होंने आरोप लगाया था कि कैबिनेट यहाँ तक कि प्रधानमंत्री कार्यालय तक मनमोहन सिंह के नियंत्रण में नहीं थे और कांग्रेस की अध्यक्षता सोनिया गांधी के पास अत्यधिक शक्ति थी और मनमोहन सिंह मात्र एक सहायक थे उनके। नेक्स्ट क्वेश्चन, और यह आज का लास्ट क्वेश्चन है। भारत सरकार द्वारा महिला एवं बाल विकास के लिए स्वतंत्र मंत्रालय कब स्थापित किया गया था? तो इसकी जो स्थापना की गई थी 1985 में की गई थी। तो इस तरह आंसर जो हो जाएगा ए हो जाएगा सही। तो आज का ये पूरा सेशन समाप्त होता है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें जिसका नाम है प्रोग्रेसिव क्लासेस, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो धन्यवाद।